तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज। और हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो सीरीज हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बुक था किसका, तो एम लक्ष्मीकांत का। ये बुक था एम लक्ष्मीकांत का। और इस बुक का हम लोग सीरीज शुरू किए हैं और इस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पिछले सीरीज में कुछ लोगों का डिमांड आया था कि इसमें कुछ कंटेंट जो है वो डिस्प्ले में भी आए, तो नोट्स बनाने में होगी सुविधा। तो इसके लिए हम लोग अरेंज किए आपके लिए। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड्स नहीं देखा है, आप इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पिछला एपिसोड्स भी देखें इसका। और इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। और इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि इस सीरीज को करने के लिए आपको साथ में एक नोटबुक रखना चाहिए। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लाइन मिले आप उसको साथ ही साथ लिखते जाएंगे, तो बाद में आपको रिवीजन करने में होगी सुविधा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कंटेंट क्या है। फिर उसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं उसका मीनिंग क्या है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैकबोन, वो इसको माना जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन, जो प्रियम्बल है उसको। तो प्रियम्बल हमारा क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। ये हो गया आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो है प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं वो। और सबसे पहले जानेंगे कि प्रस्तावना सबसे पहले सम्मिलित किसमें किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि सर्वप्रथम किस संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो अमेरिकी संविधान में। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। एक्चुअली ये एक बैकबोन हो गया, एक फंडामेंटल हो गया, जिसके फाउंडेशन हो गया, जिसके आधार पर हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का इमारत खड़ा है। तो प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अलग अलग लोगों ने इसको, प्रस्तावना को अलग अलग शब्दों से डिफाइन किया है। तो फंडामेंटल चीज ये है कि ये आपका बैकबोन है और बेस है ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं, और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। और ये हुआ था कब? 42वें संविधान संशोधन में। तो ये इसको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में सुधार की गई थी। ठीक है भाई। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। और इसमें संविधान में संशोधन करके जो प्रस्तावना है उसमें भी कुछ चीज जोड़ा गया था, जिसमें था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये हो गया। प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक्चुअली 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से लाया गया था। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर
ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। तो अब हम लोग आते हैं प्रस्तावना के तत्व पर। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, जिसमें पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि भारतीय संविधान लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जो है इसको पंथ निरपेक्ष भी पढ़ सकते हैं, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। और संविधान लागू होने की तिथि यह है 26 नवंबर 1949। तो ये हो गया इसका मुख्य बिंदु। तो हम लोग इसमें और आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर किन्हीं को कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अब आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे आप उसको लिख सकते हैं। तो अगला है हमारा प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द है उनको हम लोग बारी बारी देखते हैं। पहला है संप्रभुता। तो जो मुख्य शब्द हैं उसको आप एक लाइन से भी लिख सकते हैं। मुख्य शब्द पहला है संप्रभुता, फिर है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। और इसको हम लोग डिटेल करेंगे बारी बारी से और समझेंगे क्या है। तो पहला है हमारा संप्रभुता। संप्रभु शब्द क्या है? संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब हमारी ना डिपेंडेंसी है ना हम किसी के पार्ट हैं। यहाँ पर थोड़ा समझना है कि बहुत सारा कंट्री जो है वो क्या है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी दूसरे देश पर निर्भर करता है कि उसकी आर्मी से उसको मदद मिलती है। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें बहुत सारा कंट्री का ऐसा सिस्टम है। ग्रेट ब्रिटेन में भी ऐसा बहुत सारा कंट्री है। लेकिन हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है। हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभु राष्ट्र का मतलब हो गया कि हम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम किसी पर ना निर्भर हैं ना किसी देश के डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। हमारे देश का कोई भी फैसला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। हमारे देश के आंतरिक मामले हमारे देश के द्वारा ही निपटाए जाएंगे। किसी और देश का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और इसके लिए हम पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। हम संयुक्त राष्ट्र में भी सदस्य हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में सदस्य होने का मतलब यह कदापि नहीं है कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में कोई दूसरा देश अपना डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। ये हमारे देश का अपना पॉलिसी होगा। दूसरा है समाजवादी। और हम लोगों को अच्छे से पता है कि ये टर्म कब ऐड हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन में ऐड हुआ था, जो हुआ था वर्ष 1976 में। तो वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थगित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह ध्यान देना है कि भारतीय समाजवाद जो है वो कैसा है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो अब यहाँ दो टर्म आ रहा है। एक आ रहा है लोकतांत्रिक, और ये इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद। तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि ये क्या है।
जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। अब यहाँ एक टर्म और आ गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भी टर्म आएगा उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझने के लिए क्लू देते हैं हम लोग कि दो तरह की अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक जो अमेरिका में अर्थव्यवस्था है और एक जो अर्थव्यवस्था चाइना में है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो हमारे देश में क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और गवर्नमेंट का अपना भी इंस्टीट्यूशंस है। जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये साम्यवादी समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना, यानी इसकी समानता स्थापित करना। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया। अब अगला है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या फिर इसको हम लोग पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, का अधिकार ये कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद को हम लोग बारी बारी से ऐसे ही देखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार में बैठ के सारा अनुच्छेद को याद करना सही नहीं होता है, थोड़ा टफ भी हो जाता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। इसीलिए लोकतंत्र को हम लोग यार जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो इसमें कंट्रोल किसके हाथ में रहता है भाई, तो जनता के हाथ में रहता है। इसमें जनता ही सब कुछ है, जनता ही निर्णय करती है कि सरकार कौन होगा। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार हैं, इनके नाम है परिपृच्छा, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, दूसरा है पहल इनिशिएटिव, तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल, तथा जनमत संग्रह। तो ये प्रिविलेसाइड। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह के लोकतंत्र को कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो जो भी टर्म होगा उसको हम लोग अलग से लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के मुख्य स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।
तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के लिए लोकतंत्र जो है ये क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। तो आगे है हमारा, इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने समापन भाषण में विशेष रूप से बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं, यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। तो क्या क्या हो गया? पहला हो गया स्वाधीनता, दूसरा हो गया समानता, और तीसरा हो गया भ्रातृत्व। ये तीन मुख्य एस्पेक्ट हो गए और इन तीनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के वैयक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो तीन तरह का न्याय हुआ। पहला हो गया सामाजिक न्याय, ये हम लोग न्याय के बारे में ले रहे हैं, सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो तीन तरह से न्याय चाहिए, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो अगला बिंदु हम लोगों का गणतंत्र। गणतंत्र में देखते हैं क्या है। ये लोग अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट दो टॉपिक आया। एक है, इसमें भी माइन्यूट डिफरेंस है, एक है लोकतंत्र और एक है गणतंत्र। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था जो है ये राजशाही भी हो सकती है और गणतंत्र भी हो सकती है, ये ध्यान देना है। तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था जो है इसका दो पार्ट हो गया, एक एक हो गया राजशाही, इसको मोनार्की बोलते हैं, और दूसरा हो गया गणतंत्र। ठीक है। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, और इसका हम लोग का जीता जागता एग्जाम्पल है ब्रिटेन। अब हम लोग ये ब्रिटेन में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में आज भी क्या होता है, राजा रानी होते हैं, और ये एक पद जो है ये उत्तराधिकार का पद है, और इसके अलावा बाकी देश में लोकतंत्र है। जबकि गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस चीज को हम लोग जोड़ेंगे गणतंत्र से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया इसमें। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय
बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है न्याय। तो न्याय में मुख्यतः हम लोग तीन तरह का न्याय देख लिए थे, जिसमें एक है राजनीतिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें है, प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, वहीं से इन न्याय के तत्वों को लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसको हम समझेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो स्वतंत्रता किस लिए? ताकि व्यक्ति का विकास हो सके और इसके लिए उनको अवसर प्रदान किया जाए। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि, यह ध्यान देना है भाई, स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। जैसे आप सड़क पर गाड़ी एक तरीके से ही चला सकते हैं, आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आपको कुछ नियम कायदे के साथ ही चलना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन ये कंडीशनल स्वतंत्रता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्व लगा हुआ है। इसमें पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, क्योंकि देश में कोई भी व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता। स्वतंत्रता है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। तो स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आपकी स्वतंत्रता का क्या मतलब है। आपकी स्वतंत्रता का मतलब संविधान जितनी आपको स्वतंत्रता दे रहा है उतनी स्वतंत्रता सबों के लिए है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1799 ईस्वी से हुआ था, ईस्वी के बीच में, वहां से ली गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमारे संविधान में जो न्याय की बात है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय है, इन तत्वों को कहां से शामिल किया गया? तो 1917 की रूसी क्रांति से न्याय जो है वो लिया गया 1917 की रूसी क्रांति से। और जो स्वतंत्रता, इसमें भी तीन मुख्य बिंदु: स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। समता और बंधुत्व ये लिया गया कब, कहां से? तो फ्रांस की क्रांति से। ये लिया गया फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति का कार्यकाल भी हम लोग साथ ही साथ लगे हाथ याद कर लेंगे। ये था 10 ईयर्स का पीरियड, 1789 टू 1799। इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये 10 ईयर्स चला था। ठीक है, तो 1789 टू 1799 फ्रांस की क्रांति थी, और इससे लिया गया स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट। और न्याय का कॉन्सेप्ट 1917 की
रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है हमारा समता। आइए देखते हैं लोग समता को। समता का अर्थ क्या है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। यह सब कोई बराबर है और सबको समान अधिकार, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। ये क्या है? यही है हमारा समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। पहला है नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। पहला है नागरिक, दूसरा है राजनीतिक, और तीसरा है आर्थिक। तो ये 3 हो गया। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 में। दूसरा है धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन है। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं, अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधि मतलब जैसे ब्रिटिश टाइम में उपाधि से अलंकृत किया जाता था, जैसे किसी को सर की उपाधि दी जाती थी, उनको थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए, ताकि इसके लिए एक पार्शियलिटी किया जाए। तो भारत आज़ाद होने के बाद देश से इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया कि देश में किसी को इस तरह से कोई अलग से उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश लोग जनरली राजा लोगों को इस तरह की उपाधि दिया करते थे, जो उनके प्रति बहुत वफादार होते थे। तो संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर। तो हो गया धर्म, जाति, लिंग तथा वर्ग। वर्ग माने उच्च वर्ग या निम्न वर्ग। वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। यानी हर वो व्यक्ति जो 18 ईयर से अबव है, इंडियन सिटीजन है, वो मतदाता सूची में आ सकता है। और इसका वर्णन है कहाँ? अनुच्छेद 325 में। तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 326 में। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 39 में। तो साथ ही साथ हम लोग इसको अनुच्छेद को भी याद करते जाएंगे तो ठीक रहेगा कि अनुच्छेद 325 में क्या है, अनुच्छेद 326 में क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या है। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है अनुच्छेद 39 में। इससे महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। अगला है बंधुत्व। अपने साथ बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे को भावनाओं को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो 2 मुख्य बात हो गई भाई। पहला व्यक्ति का सम्मान, पहला हो गया व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा हो गया देश की एकता तथा अखंडता। देश की एकता तथा अखंडता। अखंडता शब्द को हम लोग पहले भी पढ़े कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में
प्रस्तावना में ऐड किया गया था। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों, जिसका उल्लेख 51 क में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक कौन कौन है? पहला है सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद। ऐसी बाधाओं पर विजय पाया जा सके। हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन दर्शन मतलब फिलॉसफी और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हो गया संविधान का आधार। प्रस्तावना हो गया संविधान का आधार। इसी पर पूरा संविधान है खरा। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बर्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं, जिसको हम लोग की नोट बोलते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। तो ये हो गए संविधान का महत्व। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान का एक भाग जो है उसको हम लोग प्रस्तावना की तरह समझ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। संविधान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। अब हम लोग आगे देखेंगे संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। सब प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। क्या यह संविधान से अलग चीज है या फिर इसको पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए। तो यह एक विवाद का विषय है। आइए इस विवाद को हम लोग एक बार कंसिडर करते हैं। तो बेरूबारी संघ मामले, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक टर्म आता है बेरूबारी संघ मामला। 1960
और 16 खंड में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसीलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया भाई, इसको ध्यान देना है। अब दूसरा केस आता है, ये दोनों बहुत है, बेरूबारी संघ मामला, इसको याद रखना है, और दूसरा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मामले जो 1973 में हुआ था और ये 1960 में हुआ था, में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। तो पहले बेरूबारी संघ मामले में क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आया केशवानंद भारती मामला 1973, इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो दो हो गया, एक बेरूबारी संघ मामला और एक हो गया केशवानंद भारती मामला। ये मामला हुआ था 1960 में और ये मामला हुआ था 1973 में। इसमें 1960 वाले में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि 1973 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। एलआईसी ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो दो बार 1995 में भी ये अधिकार, ये मैटर आ गया, तो डिसीजन आया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था, इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। तो दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। पहला, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब लोग देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन की क्या संभावना है, संभावना है भी या नहीं। तो क्वेश्चन आता है, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इस धारा को याद रखना है, धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती इसमें आया था। केशवानंद भारती मामले जो 1973 में उठा था, यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरूबाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एवं तीसरा अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। तो ये वैलिड संशोधन था। और ये कब हुआ था, तो इसको हम लोग 42वां संविधान संशोधन मानते हैं। और ये हुआ था 1976 में। तो प्रस्तावना में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
अगले एपिसोड में अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप अपने स्वजनों को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसी तरह का कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को कर सकते हैं, वही जो लोग बोलते हैं, सब्सक्राइब करना है ना। और अगर आपको लाइक करना है तो आप लाइक कर सकते हैं, और भी लोगों से इसको शेयर करें ताकि हमारे प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर हम लोग अगले एपिसोड में।